हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका क्लास 12 की वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फ्लक्स। हालांकि बहुत बेसिक सी क्वांटिटी है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक इस पर डिपेंड करते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर नहीं है तो गॉस थ्योरम पढ़ना बेकार है। गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको जनरली उस टॉपिक में से मिल रहा होता है, या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका डेफिनेट है। ठीक है। अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स क्लियर नहीं है तो चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट जो है वो समझ में नहीं आएगा। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने थ्योरी पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों यहाँ पे कवर किए हैं। फ्लक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको एरिया वेक्टर जो टर्म क्या होती है वो पता होना। एरिया और एरिया वेक्टर में क्या डिफरेंस है उसको क्लियर करते हुए चलेंगे सबसे पहले, उसके बाद शुरू करेंगे फ्लक्स। एरिया हमारा स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज में एरिया का ओरिएंटेशन मैटर करता है कि एरिया किस एंगल पे रखा हुआ है। ठीक है। तो वहां पे हम एरिया की जगह कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करते हैं? एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एरिया का मैग्नीट्यूड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हमारा जो है वो हमेशा एरिया के इक्वल हो जाए। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा किसके इक्वल होगा? एरिया के इक्वल। और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किसके इक्वल होगी? हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर। सपोज करें कोई एरिया हमारा एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ना तो एक्स डायरेक्शन में होगी ना ही वाई डायरेक्शन में, दोनों के परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन में। ओके। अभी हमें दोनों चीजें पता चल गई हैं, तो हम मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख के देखते हैं। सपोज हमारे पास ds कोई एरिया है और n कैप जो है हमारा यूनिट वेक्टर है एरिया की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया and the perpendicular direction to the area. n cap is the unit vector in the direction of perpendicular direction. Okay. डायग्रामेटिकली सपोज ये हमारा एरिया है ds। बहुत बार एरिया को हम a से डिनोट कर रहे होते हैं, da से डिनोट कर रहे होते हैं, तो आप वैसे ही वेक्टर लिख देंगे। ठीक है। अब एरिया हमारा जो है ds है, तो एरिया के परपेंडिकुलर जो रेड कलर का एरो एरो आपको दिखाया गया है, इस एरो की डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर हो गया। एरो की लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी जितना बड़ा एरिया होगा, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर जब भी हम शो करते हैं डायग्राम में, तो वेक्टर की लेंथ उतनी ही ज्यादा होती है जितना ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड। ओके। अब अगर एरिया का ओरिएंटेशन चेंज होगा, एरिया का एंगल चेंज होगा, तो हमारा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा कहाँ रहेगी? एरिया के परपेंडिकुलर। आगे देखते हैं फ्लक्स में ये कैसे काम करता है। फ्लक्स क्या है? किसी भी एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास होने वाली फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मीनिंग समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हम सोच लें आप किसी नहर के पास खड़े हैं और एक बड़ा ही यूनिफॉर्म वाटर फ्लो वहां पे हो रहा है। ठीक है। और आपके पास एक फ्रेम है, सपोज करें ये कोई फ्रेम है, ये मोबाइल नहीं है, फ्रेम एज्यूम करें इसको कि अंदर से आपका ये ब्लैंक है, और अगर आप इसे पानी के अंदर रखेंगे तो ये पानी इसके अंदर से क्रॉस होकर दूसरी। ठीक है। तो अगर वाटर फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इस फ्रेम को रख दिया, ये वाटर फ्लो की डायरेक्शन है और ये हमें फ्रेम को इसके अंदर परपेंडिकुलर रख दिया, तो कितना पानी इसमें से, बहुत सारा पानी इसके अंदर से क्रॉस करेगा। ओके। अब अगर इसी फ्रेम को हमने रोटेट करा के परपेंडिकुलर की बजाय वाटर फ्लो की डायरेक्शन के पैरेलल कर दिया, वाटर फ्लो इस डायरेक्शन में है, फ्रेम हमने इसके पैरेलल रख दिया है, तो वाटर इसके ऊपर से क्रॉस कर जाएगा, नीचे से क्रॉस कर जाएगा, इसके अंदर से इसके नॉर्मली क्रॉस नहीं करेगा। तो जब नॉर्मली क्रॉस नहीं कर रहा है उस केस में हमारा फ्लक्स क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है। और जब ये ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो नॉर्मली इसके अंदर से जा रहा है हमारा वाटर, तो वहां पे फ्लक्स क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। तो हमें ये देखना है कि किसी फ्रेम यानी किसी एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी फील्ड लाइंस जो है हमारी पास हो रही है, उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा? फ्लक्स होगा। अब डायग्रामेटिकली समझते हैं और फिर फॉर्मूला लिख के देखेंगे। ठीक है। सो डायग्रामेटिकली देखें, ये सपोज करते हैं हमारे पास कोई फ्रेम है और इस फ्रेम के अंदर से ये ब्लू कलर का जो फील्ड हमारा पास हो रहा है, फील्ड आप इलेक्ट्रिक फील्ड समझ सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड समझ सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। तो जब ये फील्ड इसमें से पास होगा, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर क्या है हमारा? नॉर्मल टू द एरिया
और यानी कि फील्ड की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर आ गया है और यहाँ पे हमारा मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है। अगर हम फ्रेम को रोटेट करा के इसके पैरेलल ले आए फील्ड के पैरेलल, तो एरिया वेक्टर कहाँ हो गया हमारा, ऊपर की तरफ, ठीक है। यानी कि फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स क्या है, 0 है। ओके, किसी पर्टिकुलर एंगल पे ले आए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हमारा एरिया वेक्टर ये हमने बना दिया, ठीक है। एरिया वेक्टर को हम किससे लिख रहे थे, ds वेक्टर से। अब ds वेक्टर हमारा E से कितना एंगल बना रहा है, E हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम किया, आप यहाँ पे B मैग्नेटिक फील्ड भी एज्यूम कर सकते हैं। दोनों के केसेस में फ्लक्स का मीनिंग जो है वो सेम रहने वाला है। तो हमारा थीटा जो है एंगल है किस किस के बीच में, याद रखें, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो भी आप लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपने ये लिखा कि थीटा एंगल है एरिया और फील्ड के बीच में, तो वहीं पे आपके सारे कंसेप्ट्स खराब हो जाएंगे, वहीं पे आपके न्यूमेरिकल्स गलत होने शुरू हो जाएंगे। आपने एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, वो क्या है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड। एरिया का एंगल नहीं है, एरिया वेक्टर का एंगल, ठीक है। एरिया का एंगल यहाँ पे है, सो ये एरिया का एंगल नहीं है, ये एरिया वेक्टर का एंगल है फील्ड के साथ, दोनों में फर्क है। दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री होगा। ओके, तो हमने क्या देखना है कि एरिया वेक्टर का एंगल थीटा है, तो इस पर्टिकुलर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में हमारा फील्ड का कितना कंपोनेंट है। तो आप देखेंगे कि फील्ड का कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में टोटल ई है, तो ds की डायरेक्शन में फील्ड का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ई कॉस थीटा। ओके, और ds के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ई साइन थीटा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ई कॉस थीटा जो है वो हमारा फ्रेम के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ई साइन थीटा जो है हमारा वो फ्रेम के पैरेलल कंपोनेंट है। तो आपने देखा पैरेलल कंपोनेंट जो है हमारा ऊपर से गुजर रहा है, नीचे से गुजर रहा है, उसकी वजह से कोई फ्लक्स हमारा नहीं आता है। किसकी वजह से फ्लक्स आता है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो सारा का सारा फ्लक्स किसकी वजह से होगा, ई कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से। अब अगर हम ई कॉस थीटा को ds से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन फिर यहीं से लिखी जाती है। फ्लक्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस एंड द कंपोनेंट ऑफ द फील्ड नॉर्मल टू दैट सरफेस, ठीक है। वही सारी बात जो हमने अभी पढ़ी कि अगर हमें ये पता है थीटा, तो हमारा इसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ई कॉस ऑफ थीटा। अब हम दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा, फाई विल बी इक्वल टू ds, दैट मीन्स एरिया, इनटू ई कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फ्लक्स। अब अगर यहाँ पे B लिखेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, यहाँ पे E लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अज्यूम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम डिस्कस करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अभी तक हम लाइन ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे थे, अब हम वहां पे इलेक्ट्रिक वर्ड लगा देंगे, दैट नॉर्मली पास थ्रू दैट सरफेस। पूरी की पूरी डेफिनेशन वही है जो हमने फ्लक्स में लिखी थी, सिर्फ हम इलेक्ट्रिक वर्ड साथ में जोड़ते जा रहे हैं क्योंकि हमने फ्लक्स डिफाइन नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन, ठीक है। अगर आपको मैथमेटिकली डिफाइन करना है तो आप मैथमेटिकल डेफिनेशन ले सकते हैं, अगर आपको ऐसे डिफाइन करना है सिंपल लैंग्वेज में तो आप उसमें से डिफाइन। ओके, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई अगर हमने लिखना है डी फाई, और ड्यू टू एन स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है E। तो अभी अभी हमने देखा था, हमने लिखा था फ्लक्स क्या हो जाएगा, E cos थीटा, दैट इज कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एरिया, दैट मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सो वहां पे उसको हम किससे, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही वैसे ही हमारे पास आ जाएगा फ्लक्स, ठीक है। अब आपको पता है अपने वेक्टर्स में बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है कि a डॉट b, द वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू a b cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। अब आप यहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे तो वही सिचुएशन बन रही है, E एक वेक्टर क्वांटिटी है, ds को अगर हम एरिया वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो वो एरिया वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। और थीटा एंगल देखें तो वो किस किस के बीच में था, E और एरिया वेक्टर। मैंने कहा था आपको पूरा अच्छे से ध्यान रखना है
ये इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। तो हमारा डी फाई क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस। तो ये हमारा क्या होता है, फ्लक्स। अब अगर हमें टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ये स्मॉल एरिया की वजह से है, तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो फाई इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस ओवर द होल सरफेस। सरफेस किसी भी हो, हमारे किसी भी शेप की हो, उस पूरे के लिए हम अगर इंटीग्रेट कर देंगे और सरफेस की वैल्यू ऐसा आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा ई एस कॉस थीटा, दैट मीन्स ई डॉट एस। डिपेंड करेगा हमें एरिया वेक्टर का स्मॉल एलिमेंट लेना है या होल सरफेस एक साथ लेना है, वो डिपेंड करेगा सरफेस की शेप क्या है, ठीक है। आगे चलते, स्पेशल केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरा फ्लक्स के अंदर। अगर आपने ये 2-3 स्पेशल केसेस ध्यान से पढ़ लिए, तो आप न्यूमेरिकल्स में कोई मिस्टेक नहीं करने वाले, ठीक है। कैसे, देखते हैं जरा कि आपके पास पहला जो मैंने केस डाला है वो कौन सा डाला है, थीटा इज इक्वल टू 0। मैंने अभी कहा कि आपको याद रखना है थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द फील्ड। एरिया के साथ एंगल नहीं है, एरिया वेक्टर के साथ एंगल है, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू 0 के केस में एरिया इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी भी कहेंगे कि मैम परपेंडिकुलर का मतलब तो 90 डिग्री होता है। तो हम दोनों का मीनिंग समझ लेते हैं कि परपेंडिकुलर यहाँ पे 0 डिग्री कैसे शो। ये हमारा फील्ड है, ब्लू एरो से आपको पता है शो हो रहा है, और एरिया हमने कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर। तो आप देखेंगे कि एरिया और फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। लेकिन एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ होता है, परपेंडिकुलर टू द एरिया। अब इस पर्टिकुलर केस में जब हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड, तो वो कितना रहेगा, 0। क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम आप देखेंगे हमारा फील्ड जा रहा है, उसी डायरेक्शन में हमारा क्या जा रहा है, एरिया वेक्टर जा रहा है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब इस पर्टिकुलर केस में फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कैसे, अभी हमने पढ़ा था फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस मीन्स ई एस कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 1 होता है। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू एक्स, दैट विल बी मैक्सिमम। आपको पता है इसी केस में मैक्सिमम कि हमने शुरू में वाटर फ्लो के एग्जाम्पल से समझ, ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मींस एरिया इज पैरेलल टू द फील्ड। अब देखेंगे एरिया फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ है, दोनों के बीच में एंगल 0 है। बट यहाँ पे देखेंगे एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा जो हमारे फॉर्मूले में हमने यूज करना है, दैट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड। अब वहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी, 0 फॉर 0 फॉर सेकेंड केस, ठीक है, दैट मीन्स मिनिमम। अभी आगे देखते हैं, अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि कॉस हमारा 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है। और 90 से 180 के बीच में कॉस हमारा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी। एक में हम बोलेंगे फ्लक्स एंटर कर रहा है और दूसरे में बोलेंगे फ्लक्स एग्जिट कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, electric flux is a scalar quantity, but it is a property of vector field. वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी कैसे है, दो वेक्टर्स का क्या है हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आती है, ठीक है। तो फ्लक्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो फील्ड की डायरेक्शन से हमें पता चल जाता है। तो फ्लक्स की हम अलग से डायरेक्शन शो नहीं करते हैं, फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं डॉट प्रोडक्ट, ओके। तो बहुत बार ऐसा बोला जाता है फ्लक्स इस डायरेक्शन में है, फ्लक्स फ्लक्स इस डायरेक्शन में का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि हमारा फील्ड इस डायरेक्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और जूल मीटर पर कूलम, ठीक है। ये थी आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट के साथ, तो आपका फ्लक्स की जो है यूनिट आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट, आगे मैग्नेटिक फ्लक्स। हालांकि अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर हो गया है और उसके स्पेशल केसेस क्लियर हो गए हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में सिर्फ इलेक्ट्रिक की जगह आप मैग्नेटिक वर्ड लिखते जाएं और ई की जगह बी लिखते जाएं, तो आपकी सारी जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होती हैं। फिर भी हम एक बार मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर दूसरी डेफिनेशन देखी थी। यहाँ पे देखते हैं हम क्या कह रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द सर्फेस एंड द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू दैट सरफेस, ठीक है। यही डेफिनेशन हमने फ्लक्स में पढ़ी थी, मैथमेटिकल डेफिनेशन, बस यहाँ पे फील्ड के साथ मैग्नेटिक वर्ड आपको लगाते जाना, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं,
फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, वहां पे हमने लिखा था ई डॉट एस, यहाँ पे मैंने एस की जगह ए लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको याद रहे कि एरिया हम ए से भी लिख सकते हैं और एस से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एरिया का मतलब, एरिया वेक्टर को हम कैसे डिनोट करेंगे, एरिया और एरिया के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। सो बी डॉट ए, बी इंटू ए डॉट एन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फ्लक्स। आप यहाँ तक लिख रहे हैं तो भी आपका करेक्ट है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एरिया वेक्टर को मैंने प्रिंट किया, ओके। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे अगर बी डॉट ए को ओपन करेंगे आप, तो डॉट प्रोडक्ट में आप क्या लिखते हैं, बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे ए और बी वही सिंपल वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ए हमारा एरिया वेक्टर है और थीटा हमारा एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच की डायरेक्शन है, ठीक है। तो वही दो स्पेशल केसेस भी यहाँ पे बन जाएंगे। ये हमारा एरो जो है यहाँ पे फील्ड के साथ जो है वो 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये जो फर्स्ट वाला केस है ये हमारा मैक्सिमम वाला केस है जिसमें थीटा 0 होता है लेकिन प्लेन हमारा फील्ड के परपेंडिकुलर है, और ये हमारा थीटा 90 वाला केस है, ठीक है। दोनों वही स्पेशल केसेस रहेंगे, तो बार बार उन्हीं चीजों को मैं रिपीट नहीं कर, आगे देखते हैं। आगे देख रहे हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आपको सारी जो स्पेशल केसेस क्लियर हैं तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप फटाफट मुझसे भी पहले कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है। पहले क्या कह रहा है सबसे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन दीज टू फिगर्स। आई होप आपको फिगर्स क्लियर दिख रहे हैं, फिगर्स थोड़े से लाइट हैं, दोबारा से बना देती हूँ। ये हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है और ये भी हमारे पास एक स्क्वायर फ्रेम दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा जो फील्ड है वो परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे जो हमारा फील्ड है वो किसी और डायरेक्शन में, किसी एंगल पे है, परपेंडिकुलर नहीं है, ना ही परपेंडिकुलर है ना ही पैरेलल है। तो अगर आपको क्लियर है कि परपेंडिकुलर का केस जो है वो हमेशा मैक्सिमम वाला होता है, यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे जाएगी फ्रेम के परपेंडिकुलर और हमारा फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 होगा। या फिर सिंपली आपको पता है कि जब भी प्लेन हमारा फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो वहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा फाई 1 दिया है, इस पर्टिकुलर केस में हमारा फाई 2 दिया है, तो ऑफ कोर्स फाई 2 विल बी मैक्सिमम और फाई 1 जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम के कहीं बीच में होगी, तो फाई 2 विल बी ग्रेटर देन फाई 1, ओके। अगर यहाँ पे कहीं फाई 2 मैक्सिमम ऑप्शन दिया होगा या फाई 1 मैक्सिमम, फाई 2 मिनिमम, फाई 1 मिनिमम ऑप्शंस वो चेंज कर देता है, तो वहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि फाई 2 इस केस में हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, a square is placed in a uniform electric field E parallel to the horizontal such that the plane of square makes an angle 30 degree with the field। वो क्या कह रहे हैं कि एक स्क्वायर यूनिफॉर्म फील्ड में इस तरह से प्रेजेंट है, ये हमारे पास हम स्क्वायर ले लेते हैं पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, ओके। और हमारा जो फील्ड है वो इस तरह से है कि प्लेन के साथ उसका एंगल कितना बनता है, 30 डिग्री, ठीक है। अभी हमने देखा था कि आपको एंगल जो है फॉर्मूले में वो प्लेन के साथ नहीं लेना है, एरिया वेक्टर के साथ लेना है। अगर प्लेन के साथ इसका ई का एंगल 30 डिग्री बन रहा है तो एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री, ओके। फिर से देख लें, ये सपोज करें आपके पास प्लेन है कोई और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल कितना बना बताया हुआ है, 30 डिग्री। ये आपका प्लेन, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, लेकिन आपको थीटा किसके बीच में लेना है, फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो इस एरिया का, ये अगर एरिया आपका एस है स्क्वायर, तो इस एरिया का आपको एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और अब जब आप थीटा कैलकुलेट करेंगे बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड तो वो कितना आएगा, 60 डिग्री। तो फॉर्मूले में 30 डिग्री लिखने की गलती बिल्कुल भी नहीं, ओके। अब हमारे पास फाई कितना है, E डॉट S, दैट मीन्स E डॉट A is the area given in the formula and we have to calculate the flux. So E dot A लिख देती हूँ मैं डायरेक्टली into cos of theta. Cos theta means the 60 degree angle between area vector and field. Cos 60 कितना होता है, हाफ, तो E A upon 2 will be the flux passing through that square, okay. बहुत इजी इजी न्यूमेरिकल होते हैं, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनको 20 सेकंड 30 सेकंड्स में बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ सोचने की बात यह है कि आपको एंगल प्लेन के साथ दिया हुआ है, आपको वो पुट नहीं करना है, 90 में से माइनस करके पुट करना है, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है कि जो प्लेन के साथ एंगल है
और जो एरिया वेक्टर के साथ एंगल है, दोनों का सम हमेशा 90 होगा। तो अगर आपको प्लेन के साथ एंगल 0 दे दिया है, तो आपने एरिया वेक्टर के साथ एंगल 90 रख देना है। अगर आपको प्लेन के साथ एंगल 90 दे दिया है, तो आपने एरिया वेक्टर के साथ एंगल 0 पुट कर देना है। अगर आपको प्लेन के साथ एंगल 45 दे दिया है, तो एरिया वेक्टर के साथ भी एंगल कितना होगा? 45 होगा। अगर आपको प्लेन के साथ एंगल 20 दे दिया है, तो हमारा 70 हो जाएगा एरिया वेक्टर। ठीक है, तो हमेशा 90 डिग्री टोटल होता है। आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको एंगल एरिया वेक्टर के साथ दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है, प्लेन के साथ दिया है, तो उसको 90 में से माइनस करके पुट करें। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहते हैं, एक सिलेंडर है आपके पास, सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। वो कह रहे हैं ये सिलेंडर है, सिलेंडर का एक्सिस कहाँ होगा? सेंटर में, इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये सिलेंडर के एक्सिस के पैरेलल हमारा क्या है? फील्ड। टोटल फ्लक्स ओवर द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस लिखते ही उसने क्वेश्चन जो आपको समझ में आ रहा था अब तक उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे देखो, कर्व्ड सरफेस की जगह अगर उसने सर्कुलर सरफेसेस लिखी होती, तो सर्कुलर सरफेसेस जो सिलेंडर की हैं, ये वाली आपकी जो सरफेस है सर्कुलर सरफेस, ये आपकी फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर, और यहाँ से मैक्सिमम फील्ड पास हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन उसने क्या लिखा? कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस कौन सी? जो सिलेंडर के चारों तरफ बनी होती है। ना तो ऊपर का सर्कल लेना है आपने, ना नीचे का सर्कल, कर्व्ड सरफेस लेना है। अब कर्व्ड सरफेस में मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट अगर एज्यूम करूँ, तो इस ये कहाँ जाएगा? एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। अगर मैं नीचे एज्यूम करूँ तो कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। अगर मैं यहाँ सामने एज्यूम करूँ तो कहाँ जाएगा? पेज के आउटवर्ड बाहर की तरफ। आप किसी भी पॉइंट पे एरिया एरिया एज्यूम कर लें, स्मॉल एलिमेंट, एरिया वेक्टर जो है आपका हमेशा फील्ड के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हर एक केस में क्या रहने वाली है? 90 डिग्री फॉर कर्व्ड सरफेस। फॉर कर्व्ड सरफेस थीटा की वैल्यू क्या रहने वाली है? 90 डिग्री, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड। ओके, तो फाई इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? E इंटू एस इंटू कॉस 90। कॉस 90 आपको पता है हमेशा क्या होता है? ओके, नेक्स्ट। In a region of space, the electric field is given by 8 I cap plus 4 J cap plus 3 K cap. The electric flux through a surface of area 100 units in the XY plane. XY plane देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि एरिया आपका XY प्लेन में है, तो आपका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा? उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी Z डायरेक्शन में। तो z डायरेक्शन में होगा, तो आप एरिया वेक्टर को a वेक्टर से अगर हम लिख रहे हैं, तो एरिया वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया इनटू द डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है? k कैप। ये आपके पास एरिया आ गया। E आपको ऑलरेडी गिवन है, 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। वेक्टर की टर्म्स में दोनों चीजें गिवन है, तो आपके पास जो फ्लक्स है फाई, वो कितना हो जाएगा? E डॉट एस। ओके, तो E डॉट एस मीन्स 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप। मैं डिटेल में लिख रही हूँ, आप लोग अगर प्रैक्टिस बहुत सारी करके आए हैं तो आपको पता है कि आई और जे कैप टर्म्स को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो बहुत ही आसानी से और जल्दी से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, 100 के कैप, तो के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, आई और जे का पार्ट 0 है तो 0 हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा? 300 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये आपका हो गया फ्लक्स। आगे देखते हैं। A uniform electric field E is equal to 8000 Newton per Coulomb passing through a flat square area A is equal to 10 meter square. ठीक है, अब उसने क्या बोला? आपको E की वैल्यू दे दी, आपको स्केलर टर्म्स में आपको वेक्टर डायरेक्शन नहीं बताई गई है, और आपको ये जो एरिया है इसकी भी वैल्यू बताई। आपको अगर दोनों के बीच का एंगल पता है तो आपको वेक्टर पता करने की जरूरत ही नहीं है फ्लक्स के लिए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि दोनों के बीच का एंगल, प्लेन और फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यानी कि एरिया वेक्टर के साथ आप एंगल लेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो फाई इज इक्वल टू ई एस, मैक्सिमम वाला केस बन रहा है cos 0 1 वाला। ई की वैल्यू पुट करेंगे आप 8000, एस की वैल्यू पुट करेंगे 10, सो आपका कितना सॉरी, आंसर आएगा 8 इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, नेक्स्ट।
A solid ball with 0.5 meter radius has 10 microcoulomb electric charge in its center. Determine the electric flux passing through the solid ball. ये न्यूमेरिकल आपका इस टॉपिक से खास से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे जानबूझ के रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको इस फॉर्मूले से करना स्टार्ट कर। गलत नहीं है, आप कोई भी कंसेप्ट कहीं पे भी लगाएंगे गलत नहीं है, लेकिन आप 15 सेकंड के क्वेश्चंस को 2 या 3 मिनट का क्वेश्चन बना लें। कैसे? हम दोनों मेथड से करके देखते हैं। अगर आपको कोई भी क्लोज सरफेस दी है और उसके अंदर आपको एक चार्ज दिया है बाउंडेड, आपको क्लोज सरफेस की रेडियस नहीं पता, एरिया नहीं पता, आप फिर भी गॉस थ्योरम से उसका आंसर, फ्लक्स का आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कहती है गॉस थ्योरम? किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ठीक है, एक सॉलिड बॉल है, उसके अंदर Q आपने चार्ज रखा हुआ है और उस सॉलिड बॉल का ना तो आपको रेडियस पता है, ना ही आपको डिस्टेंस पता है कि चार्ज कहाँ पे रखा है, एक्चुअल ओरिएंटेशन, तो भी आप डायरेक्टली Q यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर आपने सिंपल फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप कैसे लगाएंगे? ये आपके पास बॉल है, ये सेंटर पे आपने चार्ज रखा Q, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट यानी इस सरफेस से आपको कैलकुलेट करना है फ्लक्स, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहले आप E की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो E की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आपको E का फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर जा रहा है, हमारा फील्ड चारों तरफ Q से बाहर की तरफ जाता है। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर यानी थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0 है तो मैक्सिमम वाला केस बनेगा। अब आपको चाहिए एरिया, एरिया स्फेयर का कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे E इंटू एस। E की वैल्यू पुट करेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एस की वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, के की वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है आपके पास Q और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आंसर क्या बचेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन। तो वही आप डायरेक्टली काम कहाँ से कर सकते थे? गॉस थ्योरम से। तो मैंने कहा जब भी आपको क्लोज सरफेस दिया हो, ध्यान रखें क्लोज सरफेस, अगर ओपन सरफेस है तो आप गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते। क्लोज सरफेस दिया और उसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज दिया है, तो आपको और किसी भी डाटा से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और फ्लक्स के सिंपल फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, आपने डायरेक्टली गॉस थ्योरम से क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करते ही, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करते ही आपका फ्लक्स की वैल्यू है। ओके, आगे चलते हैं। A coil of wire 10 turns has cross-sectional area of 0.08 meter square. A magnetic field of 0.4 Tesla passes through the coil perpendicular to the plane of the coil. What is the total magnetic flux through the coil? इतने सारे न्यूमेरिकल करने के बाद तो आपको समझ में आ जाना चाहिए मैक्सिमम क्या केस है, दोनों को मल्टीप्लाई करो 0.3 को आंसर है। ठीक है, कैसे? थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं अगर आपको समझ नहीं आया है। आपको कॉयल दी हुई है कितने टर्न्स की? 10 टर्न्स की। ये 10 टर्न्स आप एज्यूम कर लें, ठीक है। कॉयल का एरिया कितना है वो डिपेंड, वो हमें फिक्स दे रखा है एरिया 0.08। अब हमें उसने परपेंडिकुलर का केस कैसे बताया हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड कॉयल का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। मैंने अंदर की तरफ एज्यूम किया, बाहर की तरफ भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। उसने अंदर या बाहर नहीं बताया, परपेंडिकुलर बताया। कॉयल के प्लेन के अंदर की तरफ मैंने फील्ड एज्यूम किया, तो एरिया वेक्टर के साथ ये कितना एंगल बनाएगा? ये 0 या फिर 180। ठीक है, दोनों केसेस में मैक्सिमम आंसर आएगा। आप देखेंगे ये अगर मैंने एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ लिया या बाहर की तरफ लिया तो वो फील्ड के साथ आ जाएगा और आपका मैक्सिमम वाला केस बनेगा फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। बी की वैल्यू आप पुट करेंगे 0.4, एरिया की वैल्यू हम पुट करेंगे 0.08, आंसर आया 0.32 वेबर। वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे टेस्ला आपका मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, वैसे आपका वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट। ठीक है, सो आज यहीं तक पढ़ेंगे। अगले में फिर हम किसी अच्छे से टॉपिक के साथ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो, चैप्टर 6 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।